हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लव एंड में, जहाँ मैं आपके साथ कहने को हमसे पर काफ़ी अपडेट पर शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो हॉन्ग स्टाइल से कहती है कि वो कल सुबह की 7 बजे वाली फ्लाइट से थाईलैंड वापस चला जाए। वो काफ़ी मेहनत कर चुका है, उसे भी रेस्ट की ज़रूरत है और बाकी काम वो खुद कर लेगी, जिस पर स्टाइल अग्री कर लेता है ना चाहते हुए भी। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है। जो उमा होती है वो स्टाइल को जो एयरपोर्ट था वहाँ पर छोड़ने आती है। उसके बाद वो अपनी फ्लाइट पकड़ता है और वहाँ से थाईलैंड के लिए रवाना हो जाता है। उमा भी फिर वहाँ से अपने घर आ जाती है। अभी स्टाइल थाईलैंड पहुँच जाता है और ऑब्वियसली यहाँ पर रात हो रही होती है। लाइक रात क्या 7 PM हो रहे होते हैं, अंधेरा हो चुका होता है। वहाँ से फिर वो फुमोंग के घर जाता है, क्योंकि वो फुमोंग साथ में ही रहते थे। और वहाँ पर एक सर्वेंट उसका दरवाज़ा खोलता है और फिर वो अंदर आ जाता है घर के। वो बिना कुछ बोले अपना जो रूम था उसकी तरफ वो चला जाता है। उनका जो घर था वो बहुत ही खूबसूरत था और बड़ा था। लाइक ऑफकोर्स एक महल की तरह नहीं, बट हाँ वो बड़ा घर था और काफ़ी लग्जरियस था। उस घर में 2 सर्वेंट्स थे जो उस घर को संभालते थे। वो काफ़ी लॉयल थे, इसीलिए वो उनके भरोसे पर छोड़ के चली भी गई थी स्टाइल के साथ। अब स्टाइल जो उसका रूम था उसके सामने खड़ा हो जाता है और फिर उसका लॉक खोलता है और अंदर आ जाता है। लाइक यहाँ पर ऐसा था ना कि स्टाइल का जो रूम था उसके अलावा वो जो सर्वेंट थे वो घर के किसी भी कमरे को खोल सकते थे, वहाँ सफाई कर सकते थे, लेकिन स्टाइल के कमरे को छूने की इजाज़त किसी को नहीं थी सिवाय फोमो के। इसीलिए कमरा लॉक था। अब स्टाइल अपने रूम के अंदर आता है, लाइट्स ऑन करता है और अपने रूम की तरफ देखता है, जो कि बंद पड़े रहने के कारण और सफाई ना होने के कारण गंदा हो गया था। और जो रूम था वो स्मेल भी कर रहा था। लाइक जब कोई जगह काफ़ी टाइम से बंद रहे तो वो स्मेल नहीं करती अजीब तरह से, वैसे ही वो कमरा स्मेल कर रहा था। अभी वो कमरे के बाहर आता है और कमरे में झाड़ू करने का सामान लेकर आता है और फिर अपने कमरे को मस्त क्लीन कर देता है। उसके बाद जो सामान फैला हुआ था उसे समेटता है और फिर कमरे को साफ़ करने के बाद और जो सामान फैला हुआ था उन्हें समेटने के बाद फिर वो नहाने चला जाता है। वहाँ से आने के बाद फिर वो सो जाता है। अभी इस मोमेंट तक जो 9:30 थे वो बज चुके थे। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जीरो को दिखाया जाता है, जो कि रोज़ की तरह ही अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। अभी जो कॉरिडोर था वहाँ पर चल चल के वो बातें कर रहा था। वेंकी सिंह अभी बुशी के साथ था, जो कि ऑफिस का किसी काम को लेकर डिस्कशन कर रहा था, क्योंकि बुशी ऑब्वियसली उसे ऑफिस के बारे में सिखा रहा है। अभी जो अपना शिशु था वो बात करते करते जो छत थी वहाँ पर चला जाता है। एंड अभी तक मियान और मिस्टर सो चुके थे। अभी शिशु छत पर आता है और वहाँ पर वो जो बने रहते हैं ना बैठने के लिए पत्थर के, वहाँ पर ही वो बैठ जाता है और फेडल से बात करने लग जाता है। अभी दूसरे साइड से फेडल कहता है, शिशु कल कोई मूवी देखने चले क्या? अभी वो कहता है मूवी, तो वो कहता है हाँ बहुत अच्छी मूवी लगी है। अभी शिशु स्माइल करता है और कहता है ठीक है, पर पहले आपको फ्रेंड से परमिशन लेनी होगी। आप परमिशन ले लीजिए तब मैं कुछ सोचूंगा। अभी फेडल उसकी ओर पे स्माइल करता है और कहता है हाँ मेरे अलादीन के चिराग, तुम्हारे अलादीन से मैंने पूछ लिया है, तभी तो तुमसे पूछ रहा हूँ। अभी जो अपना शिशु था वो हंसने लग जाता है। फिर वो फिर कहता है आपने मुझसे पूछ लिया? वो कहता है हाँ। अभी शिशु कहता है मैंने यहाँ कर दी? अभी फेडल कहता है हाँ। अभी शिशु कहता है आजकल देख रहा हूँ आप दोनों की बड़ी जम रही है। तो फेडल कहता है नहीं जमनी चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम हमारे बीच की खड़ी हो तो हम दोनों को हमेशा लड़ना चाहिए तुम्हारी टेंशन के लिए? अभी जो उसकी बात थी उसे सुनकर जो जिशु हंसने लग जाता है। फिर जिशु शांत होता है और फिर के बारे में सोचते हुए कहता है नहीं, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप दोनों मेरे लिए लड़ें। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं मेरी अटेंशन के लिए लड़ें। एनीवेज, तो मूवी के लिए हम दोनों ही जा रहे हैं। अभी फेडल कहता है नहीं, हम लोग क्यों जाएंगे अकेले? हम, तुम, खुशी, शिवान, तुम्हारे अलादीन, हम सब चल रहे हैं। वैसे अगर तुम अकेले चलना चाहो तो हम अकेले भी चल सकते हैं। अभी ना जिस होता है वो स्माइल करता है और कहता है आपकी फ्लर्टिंग ना किसी दिन ना आपको बहुत पिटवाएगी मुझसे।
अभी फैनल कहता है ओके ओके। तो पॉइंट ये है कि हम सब चल रहे हैं। अभी ऋषि कहता है ठीक है। अभी उसने कहा ही होता है, तभी ना उसके बॉडी में जो पेन फील करता है वो होना हल्का हल्का स्टार्ट हो जाता है। अभी ऋषि बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसकी आंखें पूरी बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो अपने हाथ को घबराहट में ही पकड़ लेता है। लाइक जो उसके हाथ से ना दोनों को ही फोल्ड कर लेता है और एयरफोन्स तो उसने लगा रखे थे, तो फ़ोन पकड़ने का कोई सीन था नहीं और फ़ोन उसकी पैंट की जेब में था। तो वो अपने हाथों को ना कस के पकड़ लेता है और अपनी आवाज़ में दर्द का नाम निशान मिटाते हुए फैडल से कहता है फैडल, मैं आपसे ना कल बात करता हूँ, अभी ना फ़ोन की बैटरी जा रही है, ठीक है। अभी फैडल कहता है ओके स्वीटहार्ट, हम कल बात करेंगे, ठीक है, बाय। अभी ऋषि भी अपने आप को फोर्स करते हुए एक फोर्स स्माइल करता है और कहता है बाय, कल कल मिलते हैं, ओके। और ये कहने के बाद वो अपने कांपते हुए हाथों से जो उसकी पैंट की जेब थी वहाँ से फ़ोन निकालता, फ़ोन को कट कर देता है और फिर वहीं पर ही बैठ जाता है। उसे बहुत पेन होने लग जाता है। जो वो पत्थर का बना हुआ था ना जहाँ पे वो बैठा हुआ था, उससे वो नीचे आकर ज़मीन में बैठ जाता है और उस पर ही अपना माथा रख देता है। वो अपने आप को कर्ल कर लेता है और अब उसकी आंखों से ना आंसू भी निकल रहे होते हैं। उसे बहुत पेन हो रहा होता है और अभी उसे बाई के साथ जो उसका उस समय का सिचुएशन रहता था जब वो पेन में रहता था, वो सब चीज़ें याद आ रही होती हैं और उस रात का सीन भी याद आ रहा होता है जब वैन उसके पास था और अभी वो बिल्कुल अकेला था। वो बस मना रहा था कि कोई आए ना, स्पेशली वैन कैसी ना आ जाए। वो गेट की तरफ देखता है तो गेट बंद नहीं था, उड़का हुआ था। अभी वो कैसे न कैसे करके अपनी बॉडी की ताकत लगा के जो गेट था उसके पास जाता है सहारे सहारे से और फिर उस गेट को बंद कर देता है। और फिर जो गेट था उसका जो सिरा था, मतलब जो इस साइड का हिस्सा था, उसी से सट कर वहीं पे बैठा हुआ होता है और अभी बस वो टाइम के कटने का वेट कर रहा था कि किस तरह दर्द बंद हो जाए, किस तरह दर्द बंद हो जाए। और उसे बहुत दर्द हो रहा था, वो दर्द बंद नहीं हो रहा था। अभी ऐसे करते करते ना 10:30 बज जाते हैं। अभी हमें जो अपना वैन था उसे दिखाया जाता है जो कि अभी नीचे काम नहीं कर रहा था। अभी अपना जो मुझे था वो कहता है आज तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया ना। अभी वैन कहता है हाँ हो तो क्या है। अभी मुझे कहता है काम करता हूँ, मैं हम दोनों के लिए कॉफ़ी बना के लाता हूँ। अभी वैन कहता है नहीं तुम यहीं रुको, मैं चाहता हूँ, मैं कॉफ़ी बना के लाता हूँ। अभी मुझे कहता है अरे मेरे प्यारे बच्चे तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी आया कॉफ़ी बना के, ओके। अभी फिर वैन ज़्यादा बहस नहीं करता है, वो वहीं पर रुक जाता है, अपना मुर्शी कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है। और फिर वो ऐसे ही कॉफ़ी बनाने के लिए जब रखता है तो देखता है कि चेक करने के लिए कि डिशेस हो गया है कि नहीं, वो जो वैन का रूम था वहाँ पर आता है उसे चेक करने के लिए, क्योंकि अब तो डिशेस से वो भी काफ़ी कनेक्टेड था, उसे भी चिंता रहती थी। तो वो बस ऐसे देखने आया था कि वो रूम में है कि नहीं, और वो देखता है कि रूम में नहीं है, बाथरूम का गेट खुला हुआ है। अब वो सोचता है कि इतनी रात को ये कहाँ चला गया। अब ये कोई नॉर्मल चीज़ होती, लाइक कोई नॉर्मल सिचुएशन होती, किसी नॉर्मल पर्सन की सिचुएशन होती, तो वो शी माइंड नहीं करता, सोचता कि इधर इधर कहीं होगा। लेकिन जीशु एक स्पेशल केस था, उसकी सिचुएशन स्पेशल थी, उसकी कंडीशन स्पेशल थी। होशी को भी जीशु के लिए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो जानता है कि जीशु उस समय किन सिचुएशनों से गुजर रहा है। जीशु की सिचुएशन को अभी इवेंट से बेहतर होशी समझ रहा था और अभी उसे बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि इस समय तो वो टाइम भी था ना जब जीशु को पेन होता है। लाइक अभी 28 डेज़ हो गए थे और इन टाइम पर ही, मतलब जो महीने का वो दिन होते हैं ना, मतलब जितने भी 30 या 31 दिन होते हैं, तो उसके लास्ट के जो 2 दिन होते हैं ना उनमें ही उसे पेन होता था। तो अभी उसे इस चीज़ की भी टेंशन हो रही थी। लाइक वो अपने रूम में रहता ना तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब जब वो रूम से बाहर था ना तो उसे, जब होश था उसे चिंता हो रही थी। जब वो इधर उधर ढूंढने लग जाता है, फिर वो सीधा ही जो अपना वैन था वैन के पास आता है। जब जो अपना जीशु था उसे कहीं नहीं मिलता तो वो वैन के पास ही आता है। अभी जो अपना होश था वो कहता है वैन। अभी जो वैन था उसे देखता है कि वो थोड़ा हाँफ रहा है और थोड़ा सा घबराया हुआ है, तो कहता है वशी क्या हुआ। अभी
खुशी कहता है जीशु, जीशु नहीं मिल रहा है। अभी वैन का तो दिमाग ही सुनना पड़ जाता है। वैन शॉक्ड होते हुए सोफे से उठता है और कहता है क्या जीशु नहीं मिल रहा है, मतलब तुम क्या कह रहे हो। अभी अपना जो मुशी होता है वो बताता है कि मतलब वो जो अपना जीशु उसे देखने गया था कि वो सो रहा है कि नहीं वगैरह वगैरह, तो उसे वो मिला नहीं और वो नीचे ऊपर से देख के आया है, मतलब नीचे का ऊपर का फ्लोर, और जीशु उसे कहीं पे मिला नहीं है। अभी वैन के तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। अभी वैन और वो शीर वापस से ही जीशु को ढूंढना शुरू कर देते हैं और जैन और मेहन तो सो ही रहे होते हैं, तो उनका तो कोई सीन नहीं था। ये दोनों लोग अभी चिल्ला चिल्ला के जीशु को आवाज़ दे रहे होते हैं, उसे ढूंढ रहे होते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं था। जीशु तो इनकी आवाज़ आ रही थी बट ऑब्वियसली वो रिप्लाई तो करने वाला था नहीं। अभी जीशु को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और ऐसे नाजुक टाइम पे, ऐसे नाजुक सिचुएशन में अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा था कि कैसी ज़िंदगी जी रहा है वो, कैसी ज़िंदगी है उसकी। लाइक ना उसके पास कोई उसका अपना है, लाइक वैन तो है बट वैन को तो खुद ही अलग कर रहा है अपने आप से। ना भाई है, ना पिता, ना माँ, कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। और वैन से दूर रहने का निर्णय तो उसका खुद का ही है, जो कि उसके लिए सही भी है। लेकिन ये कैसी ज़िंदगी है, हर महीने इस तरह का बेतहाशा दर्द सहना, उस इंसान को हर्ट करना जो कि उसके लिए बिल्कुल बुरा नहीं सोचता, और वैन को बिना किसी बात के हर्ट कर रहा है। और वो देखता है कि वैन को कितना हर्ट होता है उसकी वजह से, कितना हर्ट होता है उसकी इग्नोरेंस से, और ये सब करना उससे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन वो कर रहा है। अच्छा तो उससे ये भी नहीं लगता कि वैन कैसे उसकी इतनी केयर करता है, इतनी परवाह करता है। ये तो उसे शुरू से ही पसंद नहीं था कि वो चाहता नहीं था कि वैन अपनी लाइफ उसकी वजह से बर्बाद करे, जबकि वो कर रहा है, ऐसा शिशु को लगता है। तो ये सब चीज़ें सोच रहा था और उसका जो दर्द था वो भी पल पल बढ़ता चला जा रहा था। अभी जीशु का दिमाग एकदम से काम करना बंद कर देता है। वो अपने अंदर कर लेता है कि आज तो उसको ये सब ख़त्म करना है। ना रहेगी लाइफ, ना रहेगा पेन, ना रहेगी सफरिंग, ना ही वो बहन को हर्ट कर पाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लाइक उसको अभी इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसको बस किसी भी तरह से इस सिचुएशन से, इस दर्द से, इस लाइफ से छुटकारा चाहिए था। उसका दिमाग इस तरह से चल रहा था अभी। और वो वहाँ से उठता है और जो झूला था उसकी तरफ ही देख रहा होता है, और धीरे धीरे करके वो झूले के पास कैसे कैसे करके चला ही जाता है। और ऐसी सिचुएशन को बाई को डर रहता था, तभी वो हमेशा हमेशा जब अपना जीशु इन तकलीफ़ों में रहता था तो उसके साथ रहता था कि वो कुछ गलत कदम ना उठा ले। जीशु जब छोटा था तभी भी उसने ऐसा ट्राई किया था जो पेन में था। लाइक जब उसकी उम्र 10 साल की थी तो उसने ऐसा ट्राई किया था जब भाई उसके पास नहीं था किसी कारण से। तो उसे पता था कि इसे अकेला नहीं छोड़ना है। नाट वो अकेला था, इसलिए उसके मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे अपने इस पेन के कारण। उसे बस अभी छुटकारा चाहिए था इस सब चीज़ों से। वो झूले के पास आता है और जो झूला था उसे देख रहा होता है। अभी हमें वैन और वूसी को दिखाया जाता है जो कि स्टिल जीशु को ढूंढ रहे होते हैं। अभी वूसी का दिमाग अचानक से झटकता है। वो कहता है वैन एक मिनट। अभी वैन उसको देखता है और कहता है क्या। अभी वूसी कहता है टेरेस, हमने टेरेस को नहीं देखा। अभी जो वूसी और वैन होते हैं वो फिर तुरंत से टेरेस की तरफ भागते हैं एंड जाकर देखते हैं टेरेस का दरवाज़ा बंद होता है। अभी वो लोग उसको ऐसे हटा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली जीशु कोई रिप्लाई नहीं देता है। जीशु उसकी तरफ देखता है दरवाजे की तरफ और फिर झूले की तरफ देखता है। अभी वूसी से वैन कहता है आई एम डैम श्योर जीशु छत पे ही है। अभी वूसी कहता है हमें गेट तोड़ना होगा। अभी जो वैन होता है और नोट करता है। अभी वो दोनों उस गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपना जो जीशु होता है वो झूले को पकड़ता है और उसे पीछे की तरफ धकेलता है, और इतना स्पीड में धकेलता है कि जब वो आता है उसकी तरफ तो उसके सर पे रखता है और वो सीधा ही रेन पे गिर जाता है बेहोश होकर। उसके सर से बहुत खून बहने लग जाता है। हालांकि जो अपना जीशु था ना वो इस तरह का कदम कभी नहीं उठाता, कभी भी नहीं। अगर भाई आज होता, अगर भाई होता था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। जीशु जो भी किया था वो बचपन में किया था, लेकिन भाई रहता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन भाई के जाने के बाद जीशु की लाइफ बहुत चेंज हुई थी। जीशु ने अपनी लाइफ का सबसे प्यारा इंसान खोया था, जिसकी तकलीफ से वो अभी ठीक से बाहर भी नहीं निकल पाया था। थोड़ा ही ओवरकम किया था और ये वैन केसिंग वाली सिचुएशन हो गई जिसने उसे पूरी तरह से गिल्ट में डाल दिया।
और इस गिल्ट के चलते वो वैन को हर्ट करने लग गया। तो इन सब का जो मिश्रण था ना, और उसके साथ ये जो उसकी पेन सिचुएशन, ये अब जिशु के नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी, तभी उसने ऐसा कदम उठाया। अब ये वैन और खुशी जो छत का गेट था उसे तोड़कर अंदर जाते हैं, और आने के बाद इतना भयानक मंजर देख के उन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो दोनों तुरंत से भागकर जीशु के पास आते हैं। जीशु को देखकर वैन किसिंग का तो बिल्कुल उससे दिमाग ही ख़राब हो गया होता है। वो तुरंत से जो उसने शर्ट पहनी थी उसे उतारता है और उससे अपने हाथों को कवर करके जो अपना जीशु था उसके गालों को ऐसे सहला रहा होता है। कहता है, जीशु जीशु आँखें खोलो, जीशु क्या हो गया तुम्हें, जीशु जीशु ओपन आइज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं कह रहा हूँ ना अपनी आँखें खोलो प्लीज़। अगर वो उसको ना वैसे ही पकड़ के हक कर लेता है, लाइक अपने सीने से लगा के बहुत रोने लग जाता है। अभी जो बुशी होता है वो देख रहा होता है, उसे भी बहुत बुरा लग रहा होता है। अभी बुशी कहता है, इसे नीचे लेके चलते हैं, मैं डॉक्टर फ़ोन को कॉल करता हूँ। ओके, अभी जगह आता है, उसे देख के नोट करता है और फिर वो जीशु को लिफ्ट कर लेता है, जैसे ब्राइडल स्टाइल में लिफ्ट करते हैं, और उसे लेकर वो फिर नीचे आ रहा होता है। उसका तो दिमाग खराब होता है, वो इतना रो रहा होता है, इतना रो रहा होता है। विभूषी कहता है, संभालो अपने आप को फिर, संभालो, कुछ नहीं होगा उसे, ओके, कुछ नहीं होगा। अभी जो अपना विभूषी होता है फिर डॉक्टर उनको फ़ोन करता है और उनसे घर जल्दी आने के लिए कहता है। वहाँ करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अभी वैन जीशु को अपने रूम में लेकर आता है, उसे बेड पे लेटा देता है और विभूषी भी उसके साथ ही होता है। अभी तब तक वहाँ पे डॉक्टर हन भी आ जाते हैं। लाइक वो पास में रहते थे, ज़्यादा दूर पे नहीं रहते थे, उनकी कॉलोनी में ही रहते थे वो, जहाँ पर वो लोग रहते थे। उनके साथ उनका एक स्टाफ मेम्बर भी होता है। वो दोनों ही फिर जीशु के पास आते हैं और वैन और बुशी को उससे अलग कर देते हैं, लाइक उससे दूर रहने के लिए कहते हैं फ़िलहाल। अभी वैन कैसी और बुशी की नज़र तो जीशु पर ही टिक गई होती है। अभी बुशी जीशु को देखते हुए ही वैन का हाथ पकड़ता है, जो कि खुद जीशु को देख रहा था, और इससे कहता है, जीशु को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा, ओके। अभी जो वैन होता है वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, बस जीशु को ही देख जा रहा होता है। अभी डॉक्टर और जो उनका स्टाफ था, स्टाफ मेम्बर, वो जीशु को ट्रीट कर देते हैं, और फिर जो अपना वैन और खुशी थे उनके पास थे हम। अभी खुशी कहता है, डॉक्टर वो ठीक तो है ना। अब डॉक्टर एक नज़र जो अपना जीशु था उसकी तरफ डालते हैं, खुशी की तरफ देखते हैं, कहते हैं, हाँ ठीक है, बट घाव बहुत गहरा है, बढ़ते बढ़ते टाइम लगेगा। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था, जीशु पर ध्यान दिया कीजिए, उसे अकेला मत छोड़िए। उसके हाथों पे स्क्रैचेस के निशान है, उसके होंठों पर बाइट के निशान है। इससे साफ पता चलता है कि उसे उस तरह का पेन हो रहा होगा जिससे बचने के लिए शायद उसने ऐसा कदम उठाया। अभी जो होशी और वैन दोनों ही अपना सर नीचे करके रखे हुए होते हैं। डॉक्टर वन कहते हैं, प्लीज़ बी सीरियस अबाउट इट, उसका प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखिए। अभी वैन कहता है, डॉक्टर से होश कब तक आ जाएगा। अभी डॉक्टर कहते हैं, कुछ घंटे तो लगेंगे ही, शायद सुबह तक ही हो जाए, एंड मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, ये उसे देते रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। अभी वैन नोट करता है। वैन कहता है, आज से वो फिर कभी नहीं होगा डॉक्टर। अभी जो डॉक्टर होते हैं वो उसकी शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, नहीं होना चाहिए, वरना क्या पता वो इंसिडेंट आखिरी ही हो। अभी डॉक्टर उनकी बात सुनकर वैन और खुशी दोनों का ही दिल काम चाहता है। खुशी कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा डॉक्टर, विल बी मोर केयरफुल अबाउट हिम। अभी डॉक्टर कहते हैं, गुड। अभी खुशी कहता है, चलिए फिर मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। अभी जो डॉक्टर हुन होते हैं वो नोट करते हैं। अभी खुशी, डॉक्टर हुन और उनका स्टाफ रूम में तीनों ही वहाँ से चले आते हैं। अभी रूम में वैन और जीशु ही रहते हैं। अभी वैन फिर जीशु के पास आता है, लाइक जो बेड था ना उसके साइड में जो टेबल होती है ना, जीशु उसके इस साइड ही लेटा था, लाइक ज़्यादा बीच में नहीं लेटा था, वो किनारे पर ही लेटा हुआ था, और ऑब्वियसली फेंट था। अभी वैन फिर उसके पास आकर जो चेयर रखी थी उस पर आकर बैठ जाता है, और जो जीशु था उसे ही देखे जा रहा होता है। उसको इस सोच सोच कर इतना दुख हो रहा था कि ये लड़का आज क्या करना चाह रहा था अपने साथ। अगर वो उसे कॉफ़ी बनाने के लिए स्टडी रूम से बाहर नहीं आया होता, अगर वो यूं ही कैजुअली जीशु को चेक करने के लिए उसके रूम में ना आया होता, अगर वो दोनों
आज सही समय पर छत पे ना पहुँचे होते तो क्या होता आज, क्या होता। ये सोच सोच कर ही उसका दिल कांप रहा था। उसे इसमें बहुत दुख हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, अपने ऊपर भी, शीशे के ऊपर भी। अपने ऊपर इसलिए कि इन दिनों इतना सब कुछ हो गया था, इतना सब कुछ हो गया था कि उसके दिमाग से ये बात निकल ही गई थी कि शीशु का जो जो टाइम होता है जब उसे बहुत दर्द होता है, वो टाइम नज़दीक आने वाला है। इसलिए उसे भी अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और उसे शीशु पे भी गुस्सा आ रहा था कि लड़का क्या करने जा रहा था आज अपने साथ। अगर आज सब कुछ सही नहीं होता, वो लोग पहुँचते नहीं, तो शायद बाई की तरह आज उसने शीशु को भी खो दिया होता। अभी वो ये सब चीज़ें सोच रहा था और बस शीशु को देखे ही जा रहा था। उसकी आंखों से ना आंसू निकलने लग गए थे। अभी बुशी डॉक्टर हन को छोड़कर अभी वैन के रूम में आता है। अभी वो फिर वैन के पास आके खड़ा हो जाता है, जो कि अभी शीशु को ही देखे जा रहा था और उसकी आंखों से ना आंसू निकले जा रहे थे। बुशी ये सब देख रहा था और उसके खुद के भी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो वैन के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा वैन, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अभी जो वैन होता है वो फिर बुशी की तरफ देखता है और उसे वैसे ही हक कर लेता है और रोने लग जाता है। अभी बुशी भी रोने लग जाता है क्योंकि ऑब्वियसली वो भी शीशु से बहुत जुड़ा हुआ है। अभी वो दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आज जो शीशु की जान बची है ना, ये बस एक चमत्कार ही था। लाइक सोचो अगर अपना बुशी बाहर निकलता ही नहीं कॉफ़ी बनाने, तब क्या होता। तो ये सब चीज़ें ना एकदम से चमत्कार की तरह थी। तो वो लोग ना ये सोच सोच के दुखी हो रहे थे कि अगर वो ना निकलता उस रूम से तो क्या होता। ये ख्याल उनको बहुत दुखी कर रहा था। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है। अभी विन को होश आ गया होता है और अभी उसके पास मिस्टर सैन और मियान बैठे हुए होते हैं, जबकि उससे उसके बारे में पूछ रहे थे, लाइक उसका हाल चाल पूछते कि वो अभी कैसा फील कर रहा है। एंड वैन केसिंग और बुशी ने उन्हें कुछ नहीं बताया था कल रात में ऋषि ने क्या किया था। उन्होंने यही बताया कि उसे चोट लग गई थी जीने से गिर के आते हुए। जब वो जीने से उतर के आ रहा था तो उसे चोट लग गई, वो फिसल गया था। अभी मियान शीशु के सर पे आँख फेरती हैं, ऑब्वियसली वो ग्लव्स पहने हुए थी, और कहती हैं, नेक्स्ट टाइम से और केयरफुल रहना, ओके, और तुम चिंता मत करो, दवा तो डॉक्टर ने दी ही है और मैं तुम्हें ना वो आयुर्वेदिक दवा होती है ना, वो भी बना के खिलाती रहूँगी, देखना यूँ तुम्हारी चोट सही हो जाएगी। अभी जैंड्रो उसकी तरफ देखते हैं, मियान की तरफ, और कहते हैं, इसे बख्श दो मियान प्लीज़। अभी ऋषि स्माइल करता है उन्हें देखकर। अभी जो मियान थे ना, उन्हें अब ऋषि से दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट यही देखते थे कि वैन और ऋषि अलग अलग ही रहते हैं। ऋषि का अधिकतर टाइम या तो अकेले बीतता या तो फैडल से बात करने में, और फैडल के बारे में तो वो जानती हैं कि वो ऋषि को पसंद करता है, तो वो निश्चिंत थी। उन्हें ऐसे ही लगता था कि फैडल और ऋषि का जो प्यार है वो बन जाएगा, एंड फिर मोस्टली ऋषि फैडल के साथ ही रहेगा, तो उन्हें वैन की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ऐसा नहीं था कि ऋषि का रहना उन्हें पसंद नहीं था, पसंद उन्हें वैन का बिहेवियर ऋषि के प्रति नहीं था। वैन जो ये एक्सेसिव केयर, एक्सेसिव कंसर्न रखता है ना उसके लिए, हद से ज़्यादा, तो वो उन्हें पसंद नहीं था। लेकिन अभी वो चिल थे। अभी मियान और जैंड्रियो थोड़ी देर से बातें करते हैं और फिर उसे रेस्ट करने का बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अभी ज़िशुन के जाने के बाद जो बेड का हेडबोर्ड होता है ना, वहाँ पर अपना सर रख लेता है, अपनी आंखें बंद करता है, और उसे भी बहुत गिल्ट फील हो रहा होता है जो उसने कल रात किया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही वो ये सब करना चाहता था। ये सब बस आउट ऑफ सडन उस पेन के कारण, जो टेंशन उसके मन में पहले से थी, वो सब मिल के उससे ये सब करवा दिए थे। उसका प्लान नहीं था ये सब कुछ करने का, क्योंकि कुछ भी हो, कुछ भी हो, वो चाहे वैन से कितना भी दूरी बना ले, पर वो ये जानता है कि वैन के लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और वो खुद को हार्म पहुँचाकर वैन को इस तरह की तकलीफ़ नहीं देगा, जबकि वो अभी पाई की मौत से उड़ा कम ही नहीं किया है। लाइक इग्नोर करना अलग बात है, बात ना करना अलग बात है, बट ऐसा कुछ करना ये ठीक नहीं है, और ये सब नहीं चाहता था वो।
बट ये सब बस हो गया था उससे। तो उसे भी बहुत गिल्ट फील हो रहा था। वो ये सोच रहा था कि मैंने पता नहीं कैसा फील कर रहा होगा जब उसने ऋषि को वहाँ पे देखा था। कितना बुरा उसे लग रहा होगा, कितना हर्ट होगा वो। और वो ये सब चीज़ें सोच रहा था और तभी जो कमरे का गेट है वापस से खुलता है। वहाँ पर वेंकेसिंग आता है जिसके हाथ में ट्रे होती है जिसमें जीशु का ब्रेकफास्ट और जो उसकी दवाइयाँ थी वो थी। और वो उसे लेकर आता है और जो बेड टेबल थी वहाँ पे रख देता है। वो कहता है ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ये दवा खा लेना। और ये कहते वो जाने लगता है। तभी जीशु कहता है रुकिए फैन। अभी फैन रुक जाता है पर जीशु की तरफ देखता नहीं। जीशु कहता है मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आपका इंसिडेंस के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। बस मैं आपको इतना इंश्योर करना चाहता हूँ कि कल जो वो दोबारा कभी नहीं होगा। वो सब कुछ बस अचानक से हो गया। मैं ये सब नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता हूँ, स्टिल नहीं चाहता हूँ। बस पता नहीं उस समय इतना पेन हो रहा था कि कुछ समझ में नहीं आया। पर ऐसा फिर कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। अभी मैं फाइनली उसकी तरफ पलट के देखता है और उसके बेड के पास था और कहता है क्या गारंटी है। अभी जीशु उस तरफ देखता है जो कि अपना सर नीचे के रखे हुए था। वो फैन की तरफ देखता है फिर कहता है वादा करता हूँ आपसे इतनी गारंटी काफ़ी है। अभी वैन अपना हाथ आगे करता है जो कि ऑब्वियसली ग्लव्स में कवर था और कहता है शुक्र वादा करो मुझे। अभी जीशु उसे देखता है और उसके हाथ को देखता है। थोड़ा तो हेजिटेट करता है बट स्टिल वो उसके हाथ को होल्ड करता है। लेग से हैंडशेक करते ना वैसे पे हैंडशेक करता है और कहता है वादा करता हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। वैन अब फाइनली स्माइल करता है फिर कहता है जो कुछ कल हुआ उसे भूल जाओ और ब्रेकफास्ट करो फिर दवा ले लो और आराम करो, ठीक है। जीशु बस नोट करता है उसके बाद पे। वैन फिर रूम से चला जाता है और अभी मोशी घर पे नहीं था। आज ऑफिस में बोर्ड मीटिंग थी जिसमें उसका रहना बहुत ज़रूरी था। वो नहीं जाना चाहता था जीशु के सिचुएशन के कारण, लेकिन वेंकेसिंग और जैंड्रू से समझा बुझा के भेज दिए थे। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें स्टाइल को दिखाया जाता है जो कि जस्ट अभी नहा कर आया होता है। जो उसका सूटकेस था पैड वाला वो उसे खोल कर सामान निकाल रहा होता है। तभी जो दूसरा वाला सूटकेस था उस पर उसकी नज़र आती है। वो उसे देख कर फिर इग्नोर कर देता है और जो अपना काम था अपना सूटकेस का सामान वो निकालने लग जाता है। और फिर सबको एक्साइट करता है और दोबारा से उसकी नज़र उस सूटकेस पे पड़ती है। अभी वो फिर गहरी सांस लेता है और फिर उस सूटकेस को खोलता है तो हमें दिखाया जाता है कि उस सूटकेस में कुछ शॉपिंग बैग्स थे। जो शॉपिंग बैग्स में जो सामान था वो हमने पैडल के लिए भिजवाया था। अभी स्टाइल कुछ सेकंड उस सामान को देखता रहता है फिर उन्हें बाहर निकालता है और उस सूटकेस को बंद करके और जो दूसरा वाला था जिसमें उसके कपड़े थे उस सूटकेस को भी सेट करके दोनों को एक साइड करता है और फिर उन शॉपिंग बैग्स को बेड पे रखता है और फिर अपने जूते पहनता है और उन शॉपिंग बैग्स को उठाता है और फैडल के घर की तरफ निकल जाता है। अभी हमें फैडल को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में जो लिविंग रूम था वहाँ पर सोफे पे बैठ कर लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। अभी तभी उसकी घर की डोर में बजती है। वो हमने ही कहता है अरे यार सुबह सुबह कौन आ गया, हाँ देखता हूँ अभी। और ये बोलकर वो जो गेट था उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है एंड गेट के उस पर ऑब्वियसली स्टाइल ही होता है। फिर वो गेट खोलता है और कहता है क्या काम है, अभी इतना बोलता है। और तभी वो स्टाइल को देखता है वो एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो तो खुद पीछे हटता है कहता है स्टाइल तुम। अभी स्टाइल उसे देखता है उसके हैरान एक्सप्रेशन को देखता है फिर कहता है गुड मॉर्निंग फैडल। अभी फैडल कहता है गुड मॉर्निंग, तुम थाईलैंड कब लौटे। स्टाइल कहता है कल रात को। अभी फैडल कहता है ओह दीदी भी आई है। अभी स्टाइल नाम से हिलाता है। अभी फैडल का तो दिल ही टूट जाता है। वो कहता है दीदी क्यों नहीं आए। मिस्टर एरन जो कि उनकी टीम के लीडर है, उनकी बेटे की वहाँ पे शादी थी तो वो उसे अटेंड करने के लिए रुक गई। मुझे ये सब नहीं करना था तो मैं वहाँ पे चला आया। मेरे लिए वहाँ पर और कोई काम नहीं था। सो अभी जो फैडल होता है वो नोट करता है। फैडल कहता है अच्छा बाहर ही खड़े रहोगे क्या, अंदर आ जाओ। अभी स्टाइल कहता है नो थैंक्स मुझे कहीं जाना है, आप ये ले लीजिए। अभी वो फिर उन शॉपिंग बैग्स की तरफ
इशारा करता है, उन्हें आगे करता है। अभी फेडल उन शॉपिंग बैग्स की तरफ देखता है और कहता है ये क्या है। अभी स्टाइल कहता है आपकी बहन ने आपके लिए कुछ सामान भेजा है, बस वही है। अभी फेडल उसके हाथ से वो सामान ले लेता है, फिर कहता है देखो स्टाइल, तुम इतनी दूर यहाँ पर मुझे सामान देने आए हो, तो बिना कॉफ़ी पिए तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। अभी स्टाइल कहता है नो थैंक्स सर, प्लीज़ मुझे देर हो रही है। अभी फेडल कहता है प्लीज़ स्टाइल, आई इंसिस्ट, प्लीज़ कम इनसाइड, बस एक कॉफ़ी की तो बात है, प्लीज़ कम। अभी स्टाइल फिर कुछ नहीं बोलता है और फिर अंदर आ जाता है। अभी फेडल उससे जो सोफ़ा था जहाँ पर वो भी काम करता वहाँ पर बैठने के लिए कहता है और स्टाइल चुपचाप जाके वहाँ पे बैठ जाता है। अभी फेडल जो लिविंग रूम से सेट के किचन बना था वो वहाँ पर चला जाता है और वहाँ जाकर वो एक ग्लास में ठंडा पानी लेता है और फिर वापस आकर वो स्टाइल को देता है। अभी वो स्टाइल की तरफ वो ग्लास करता है और स्टाइल उस ग्लास को और फेडल को देख रहा होता है। वो फिर उसके हाथ से वो ग्लास ले लेता है और उसे कहता है थैंक यू फेडल। अभी फेडल बस एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। अभी फेडल के जाने के बाद स्टाइल उस ग्लास से पानी पीता है और लाइक वो एक सांस में पूरा पानी पी जाता है, ऐसे जैसे जन्नों का प्यासा हो वो फिर उस ग्लास को देखता है और उस ग्लास पर जहाँ पर फेडल ने पकड़ा था ना, जैसे उसने पकड़ के उसे दिया था ग्लास स्टाइल को, वो उस जगह को टच करता है अपने थंब और फिंगर से और कुछ अनकहे इमोशंस लिए उस ग्लास को देख रहा होता है। फिर वो उस ग्लास को छोड़ देता है, उसे टेबल पर रख देता है और अपने दोनों हाथों को कस के पकड़ लेता है और ऐसा लग रहा था उसे देखकर कि वो किसी कश्मकश में है। वो बस एक स्थिर जगह को देख रहा होता है और अपने हाथों को कस के पकड़े हुए होता है। अब उसके चेहरे पर ना एक अलग तरह के एक्सप्रेशन थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक लड़ाई चल रही है। शायद कुछ ऐसा है जो करना चाहता है पर खुद को करने से रोक रहा है, कुछ ऐसा जो उसे अलाउड नहीं करना। अभी कुछ देर तक तो ऐसे चलता रहता है। फिर स्टाइल अचानक से फाइल की तरफ देखता है जो कि कॉफ़ी बना रहा था और उसका ध्यान नहीं था स्टाइल पर और स्टाइल कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखता रहता है। फिर वो अपनी नजरें हटाता है उससे और अपनी आँखें बंद कर लेता है और गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है। अभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे फाइल लाता है जिसके हाथों में 2 कप होते हैं कॉफ़ी के। वो एक स्टाइल की तरफ बढ़ाता है, जिसे स्टाइल ले लेता है और एक तो उसके खुद के लिए ही था। अभी जो स्टाइल होता है वो उस कॉफ़ी को पीने लग जाता है और फेडल जो होता है एक बार से देखता है। फिर जो स्टाइल के सामने वाला सोफ़ा था वो वहाँ जाके बैठ जाता है और अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। अभी उस रूम में लाइक उस घर में इतनी शांति थी, इतनी ज़्यादा शांति थी कि इतनी शांति तो लाइब्रेरी में भी ना हो, और हो भी क्यों ना, दोनों में से कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था और ये चीज़ काफ़ी अनकम्फर्टेबल कर रही थी फेडल को। अभी फेडल उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है कॉफ़ी ठीक बनी है। अभी स्टाइल उसकी तरफ देखता है जो कि कॉफ़ी पीने में बिजी था या बिजी होने की एक्टिंग कर रहा था। अभी उस तरफ देखता है और कहता है जी, और फिर जो स्टाइल होता है उसके बाद पे फेडल नोट करता है एंड फिर वहाँ पे सन्नाटा सा जाता है बिल्कुल। अभी उस सन्नाटे को ना फेडल तोड़ता है ना ही स्टाइल, उसे तोड़ता है एक फ़ोन कॉल जो कि फेडल का था। अभी फेडल और स्टाइल दोनों का ही ध्यान उस फ़ोन की तरफ जाता है। अभी फेडल उस फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखता है तो वहाँ पर अलादीन लिखा होता है लाइक वैन केजिंग। अभी वैन ने उसे कॉल किया था ताकि किसी इशू के बारे में वो उसे बता सके। ऑब्वियसली वो उसे नहीं बताने वाला था कि किसी ने कल रात को किया गया था, वो उसे वही बताने वाला था जो वोशी और उसने मिस्टर जैन और म्यान मैन को बताया था। किसी को चोट लगी थी सीढ़ियों से गिरकर। और अभी जो अपना फेडल होता है वो कॉल को पिक कर लेता है और कहता है हाँ वैन। अभी ये ना उसका फेडल के मुँह से स्टाइल के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। वो बहुत ही हैरानी से फेडल को देखने लग जाता है, पर दूसरे क्षण ही वो अपने पुराने वाले एक्सप्रेशन में आ जाता है। खैर अभी वैन दूसरी साइड से बोलता है फेडल आप तुम घर आ सकते हो अभी। अभी फेडल कहता है हाँ बिल्कुल आ सकता हूँ, क्यों क्या हुआ।
तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक है वैन? अभी वैन कहता है हाँ अभी अभी सब ठीक है। अभी वैन कहता है क्या हो गया है वैन, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अभी जब वैन आता है, जैसे उसे सिचुएशन बतानी थी वो वैसे उसे बता देता है। अभी वैन के पास उनका फेडरल के पाँव के तले से तो ज़मीन ही चली जाती है। वो एकदम से ही उड़ता सोफे से और कहता है क्या, इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? वैन कहता है रिलैक्स पेडल, शिशु ठीक है, अभी परेशान मत हो, बस तुम भी घर आ जाओ। अभी जब फेडरल तब कहता है ओके मैं अभी आ रहा हूँ। अभी ये कहकर वो कॉल वो कट कर देता है। तब तक स्टाइल जब तक वो भी सोफे से उठ जाता है और कहता है मैं आपके साथ चल रहा हूँ। अभी जो फेडरल था वो उससे बहस करना नहीं चाहता था और वो कुछ बोलना नहीं चाहता था अभी, तो वो बस अभी नोन करता है। फिर स्टाइल और फेडरल दोनों ही वैन के घर की तरफ निकल जाते हैं और स्टाइल इंसिस्ट करता है कि ड्राइविंग वो करे क्योंकि फेडरल अभी अपने सही माइंड में नहीं है, तो हो सकता है कि वो एक्सीडेंट कर दे। तो फेडरल उस बात पे एग्री भी करता है और स्टाइल था वो गाड़ी चलाने लग जाता है। अभी स्टाइल गाड़ी चला रहा होता है और वो देख और महसूस कर पा रहा था कि फेडरल कितना परेशान है, जो कुछ भी हुआ है उसके कारण। अभी फेडरल जैसे जैसे उसे एड्रेस बता रहा था वैसे वैसे स्टाइल और भी ज़्यादा हैरान होने जा रहा था। खैर फिर वो दोनों वैनकेट सिंह के घर के जो पार्किंग एरिया था वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वो दोनों ही कार से निकलते हैं और फिर घर के अंदर आते हैं। अभी जब दोनों घर आते हैं तो लिविंग रूम में म्यान मेहंदी और जैन रियो भी वहीं पे बैठे हुए थे। जब वो दोनों ही उन दोनों को देखते हैं और फिर वो दोनों ही लड़के उन लोगों को ग्रीट करते हैं। अभी स्टाइल को जब मिस्टर एंड मिसेस ने देखे हुए होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो फेडरल का कोई दोस्त है। अभी जो जैनरी होते हैं वो फेडरल की बेचैनी को देखते हुए उसके पास आते हैं, उसके गाल पे हाथ रखते हैं और कहते हैं जाओ मिल लो उससे। अभी जो फेडरल होता है वो बस हल्की सी स्माइल करता है और धन्यवाद वाला गेस्चर करता है और फिर जो सीढ़ी थी उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है और उसके पीछे पीछे स्टाइल भी जो स्टैयर थी उसके पास आने लग जाता है। फिर वो दोनों स्टाइल के चढ़ के जो शीशे का रूम था वहाँ तक आते हैं, तभी उन्हें बाहर फिर मिल जाता है। अभी फिर कहता है अच्छा तुम आ गए। अभी फेडरल गेट की तरफ देख रहा होता है तो वैन कहता है अंदर ही है और सोया भी नहीं है, जग रहा है, जाकर मिल लो उससे। अभी जो फेडरल होता है वो थैंक्स वाला नोट करते हैं और फिर जो वैन था वो गेट खोलता है और जो स्टाइल होता है वो दहलीज पर होता है और फेडरल दहलीज पार करते हुए कमरे के अंदर आता है, पर पूरी तरह से ऐसे अंदर नहीं आता कि मतलब बेड के पास ही चला जाए। वो जो दहलीज था उससे थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ होता है और सामने दिशु था जो कि बैठा हुआ था और ऑब्वियसली उसने भी फेडरल को देखा था, गेट खोलते हुए देखा था, तो फेडरल को देख के स्माइल करता है। अभी ये मंजर दहलीज के इस पार खड़े स्टाइल और वैन दोनों ही देख रहे होते हैं। अभी जब फेडरल शिशु के सर पे पट्टी बंधी हुई दिखता है तो उसको तो ऐसा फील होता है जैसे उसके दिल में किसी ने खंजर मार दिया है। उसकी पूरी आंखें भर जाती हैं और वो रुआसी आवाज़ में ही कहता है शिशु। और ये बोलते हुए ही वो जो नाजिश था उसके पास भागते हुए चला आता है और उसके पास जाके बैठ जाता है और ब्लैंकेट सहित शिशु के हाथ को पकड़ता है और उन्हें पकड़ कर ही उनके ऊपर अपना सर रखकर वो रोने लग जाता है। अभी जो स्टाइल था ना उसने जैसे ही फेडरल के मुँह से जीशु का नाम सुना था उसके तो रोंगटे खड़े हो गए थे, उसके पाँव तले ज़मीन नहीं रही थी, उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। वो अभी बहुत ही हैरानी से फेडरल और जीशु को देखे ही जा रहा था एंड देख तो वेट केसिंग भी रहा था फेडरल और जीशु को, बट उसके इमोशंस अलग थे। और जैसे स्टाइल फेडरल और जीशु को देख रहा था वो इमोशंस अलग थे। वो बहुत ही हैरानी से बड़ी बड़ी आँखें लिए उन दोनों को देखे ही जा रहा होता है। अभी जो वैन होता है, अभी वैन जब उन दोनों को देख रहा था ना तो उसकी आंखों में काफ़ी पेन नज़र आ रहा था। वो फिर जो कमरे का गेट था उसका जो नॉब था उसे पकड़ता है और उसे बंद करने लग जाता है और स्टाइल वैन के सामने ही वो रूम बंद हो जाता है। अभी वैन फिर स्टाइल की तरफ देखता है
जबकि स्टिल गेट की तरफ देखे ही जा रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वो कहीं और है, उसका बस शरीर है जो कि उस दरवाजे के सामने नजरें गड़ाए खड़ा है। अभी वह उसे देखता रहता है। वह फिर स्टाइल के शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है, हे क्या हुआ? अभी स्टाइल फिर अपने सेंसेस में आता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं। अभी वह कहता है, तुम कौन हो? स्टाइल कहता है, जी मेरा नाम स्टाइल है, मैं फेरल की बहन उमंग का असिस्टेंट हूँ। अभी वेनिक स्माइल करता है और कहता है, ओह सो मिस उमंग थाईलैंड आ गई? अभी स्टाइल कहता है, नहीं वो भी नहीं है, मेरा काम वहाँ पे ख़त्म हो गया था तो मैं चला आया, वहाँ पर एक वेडिंग अटेंड कर रही है। अभी मैंने उसके बाद नोट करता है और कहता है, कॉफ़ी पियोगे? अभी स्टाइल कहता है, नो थैंक्स मैं पी कर ही आया हूँ। अभी वैन कहता है, तो एटलीस्ट पानी ही पी लो, कम विथ मी। और ये कहकर जो वैन था वो वहाँ से चलने लगता है और स्टाइल को भी उसके पीछे पीछे जाना ही पड़ता है। वो उसके साथ जा तो रहा होता है पर वो बार बार पलट के जो गेट था उसकी तरफ ही देख रहा होता है। वो अपने ही कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए, सब सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। खैर हमें जीशु और फ्रेंड को दिखाया जाता है। अब जीशु जो कि फ्रेंड को कंसोल कर रहा होता है और उसे दिलासा दे रहा होता है कि वो ठीक है, लेकिन फ्रेंड तो रोए ही जा रहा होता है। अभी जीशु फिर उससे अपना हाथ ज़बरदस्ती हटाता है और कहता है, क्या हो गया है आपको? मैं कह तो रहा हूँ मैं ठीक हूँ। अभी फ्रेंड कहता है, किस तरह से चलते हो तुम, कैसे गिर गए? अभी जीशु कहता है, अगर आप 1 मिनट और रोए मेरे सामने तो मैं धक्के मार के आपको यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। अरे मैं ठीक हूँ, और कैसे क्या, मैं जानबूझ के थोड़ी ना गिरा, वो तो बस मैं फ़ोन चला रहा था और चलाते चलाते गिर गया। अभी फेरल का तो पारा ही हाई हो जाता है ये सब सुनकर। वो कहता है, क्या कहा तुमने, क्या कह रहे थे तुम, फ़ोन चला रहे थे? अभी शिशु कहता है, आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैंने बहन से भी वादा किया है, जो कल वो फिर कभी नहीं होगा। अभी शिशु फेरल को बहुत मना रहा होता है पर फेरल गुस्सा होकर ही वहीं पे बैठा हुआ होता है। लाइक वो जा भी नहीं रहा होता है और शिशु से बात भी नहीं कर रहा होता है, बस मुंह फुलाकर एंग्री बर्ड की तरह शिशु के पे बैठा हुआ होता है और शिशु से मनाने की कोशिश कर रहा होता है। कहीं ना कहीं फेरल को ये अच्छा लग भी रहा होता है कि शिशु से मनाने की कोशिश कर रहा है, बट उसका गुस्सा उस पर बहुत हावी था इस समय। और होता भी क्यों ना, शिशु ने जो बताया था उसे, उसके हिसाब से उसका गुस्सा होना लाजिम था। थोड़ी देर बाद अपनी ऋषि की मेहनत रंग लाती है और फिर फाइनली मान ही जाता है। वो कहता है, ठीक है ये लास्ट टाइम है, इसके बाद तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं भी ऐसा कुछ कर दूँगा। अभी ऋषि कहता है, पागल है क्या आप, मैंने कहा ना मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और आप भी ऐसा कुछ नहीं करोगे, ठीक है? अभी फेल कहता है, गुड, तुमने दवा ली अपनी? अभी ऋषि कहता है, जी, और दूसरी वाली अगले घंटे खानी है। अभी फैडल उसके हाथ पे नोट करता है और थोड़ी देर तक दोनों बातें करते हैं। उसके बाद फैडल और स्टाइल वहाँ से निकल जाते हैं उनसे बिल्कुल से मिलकर। अभी स्टाइल वापस से ही ड्राइव कर रहा होता है और फैडल बस बैठा हुआ होता है। अभी स्टाइल स्टिल बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके मन में कई सारी बातें चल रही थी, बहुत शोर हो रहा था उसके मन में, पर वो खामोश था। कार में अभी वैसा ही सन्नाटा था जैसे कुछ समय पहले तक फैडल के घर पे था, जब वो और फैडल कॉफ़ी पी रहे थे। अभी वापस से ही इस सन्नाटे को तोड़ते हुए फैडल कहता है, तो भी सोच रहे होगे कि ये सब हो क्या रहा है। अभी स्टाइल उसकी बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आता है, एक बार फैडल की तरफ देखता है और उनकी नज़रें मिलती हैं और फिर वो वापस से ड्राइव करना लग जाता है। अभी अपना फैडल भी सामने की तरफ देखता है, अपनी आंखें बंद करता है और जो सीट का वो जो हिस्सा नहीं होता है जहाँ पर सर रखते हैं, टेक लगाते हैं, तो वहाँ पर टेक लगाता है अपनी आंखें बंद करके और कहता है, वो लड़का जीशु है, बिजनेसमैन किन हैजन का छोटा बेटा। अब ये सुनकर जो स्टाइल था उसकी ग्रिप बहुत ही तेज़ हो जाती है स्टायरिंग पे और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी फैडल फिर कहता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर तो उसकी ग्रिप और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और जो सीट का टेक था
उस पर अपना सिर कुछ सेकंड तक लगा लेता है। लेकिन कलीमती के सामने कोई कार नहीं थी तो एक्सीडेंट नहीं होने वाला था। लेकिन स्टाइल इस समय इतना ज़्यादा परेशान था, इतना ज़्यादा वो गुस्से में था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसका गुस्सा, उसकी टेंशन उसके ऊपर हावी हो रही थी। स्टाइल फिर खुद को संभालता है और वापस से ड्राइविंग पे ध्यान देने लग जाता है। बट अभी वो स्टिल गुस्से में था और स्टिल वो बहुत परेशान था। और ऑब्वियसली फेडरल इन सब से बेखबर था क्योंकि वो तो सामने की तरफ देख के बात कर रहा था ना। और फिर कहता है हम अभी ऑफिशियली डेट नहीं कर रहे क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करता उस तरह से, जैसे मैं उसे चाहता हूँ वैसे वो मुझे नहीं चाहता। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि काश वो मुझे चाहने लग जाए। अभी जो स्टाइल होता है वो सब चीज़ें सुन रहा होता है और वो अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा होता है, अपना गुस्सा, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। अभी फिर फेडरल उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है जिसे मुझे हाँ कहे। अभी स्टाइल फिर फेडरल की तरफ देखता है और कहता है ये बात मैं कैसे बता सकता हूँ। अभी फेडरल कहता है ये बात भी सही है। और फिर सामने की तरफ देखता है और कहता है पर स्टाइल मैं उसे लेकर बहुत सीरियस हूँ, बहुत ज़्यादा। पता नहीं अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं तुमसे ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ, पर बस दिल कर रहा है तो बोल रहा हूँ। अभी स्टाइल बस उसे देख रहा होता है और कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। और फिर वापस से सामने की तरफ देखने लग जाता है और कार को ड्राइव कर रहा होता है। अभी वो दोनों फिर फेडरल के घर पे आ जाते हैं। वो दोनों ही फिर फेडरल की कार से बाहर निकलते हैं और स्टाइल उससे वहाँ से जाने की इजाज़त लेकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और फेडरल भी फिर अपने घर आ जाता है, लाइक अपने जो घर था उसका उसके अंदर आ जाता है। स्टाइल पूरे रास्ते ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। वो घर आता है और सीधा ही अपने रूम में चला जाता है। वो अपने फ़ोन को देख रहा होता है और कहता है मुझे देखो सब बताना होगा, यहाँ सब कुछ ख़राब हो गया है। अभी वो फ़ोन का नंबर जो था उसे क्लिक करता है और रिंग बजने लग जाती है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ मेरी सेकेंड FF हैक्स टू सीक्रेट के नेक्स्ट पार्ट में। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय वंजू तो लिख ही दीजिएगा गाइस। फिलहाल मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ हैक्स टू सीक्रेट के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वंजू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस, लव यू।